हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका सेकंड क्वेश्चन। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ? निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई? पहला है कि अत्यंत उत्पादक खेती, दूसरा जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग और राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया था। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी दशाएं थी इनमें से जिनकी वजह से जो है शहरीकरण है उसकी शुरुआत हुई, और कौन सी ऐसी दशाएं थी जो शहरीकरण के बाद हमें देखने को मिली। कांस्यकालीन सभ्यताओं के दौरान अनेक शहरों का विकास हुआ। कांस्यकालीन सभ्यता हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, और जैसे भारत में अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो भी कांस्यकालीन सभ्यता थी। ये जो सभ्यताएं थी यहाँ पर जो है नगरीकरण का विकास हुआ था, यानी शहरों का विकास हुआ था। वस्तुतः शहर विशाल जनसंख्या के निवास स्थान होते हैं। शहर हम किन किन जगहों को कहते हैं जहाँ पर कम जो है स्पेस यानी कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा व्यापार करते हैं, उद्योगों में जो है उससे वो जुड़े होते हैं, या फिर नौकरियां करते हैं, खेती कार्य से वो जो है थोड़े कम जुड़े होते हैं शहरों के लोग। पर इसके अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी होते हैं शहर। यही कारण है कि शहर ग्रामों की अपेक्षा अधिक घने और बड़े क्षेत्र में बसे होते हैं। देखिए, जो शहर होता है उसको हम गांव से कंपेयर करें तो गांव में खुली खुली जगह होती है और जनसंख्या कम होती है, जबकि शहरों में हम देखेंगे कि जगह कम होती है और लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक शहरीकरण के लिए आवश्यक दशाएं जो थी वो क्या थी। जब शहरों का विकास हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो वहाँ पर जो पहली शर्त थी वो क्या थी कि जो जगह थी यानी जो भूमि थी उसकी उत्पादकता होनी चाहिए, भूमि उर्वर होनी चाहिए। उत्पादक क्षेत्र प्रारंभिक शहरीकरण की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो क्षेत्र है, जो जगह है जहाँ पर उत्पाद जो खाद्यान्न है वो इतने उत्पन्न होने चाहिए कि वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या का जो है वो पेट भर सके। तो इसलिए पहली शर्त यही थी कि जो जो क्षेत्र है, जो भूमि है, वो उत्पादकता उसमें होनी चाहिए, भूमि उर्वर होनी चाहिए। यह निर्विवाद है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है कि जब खेती में इतनी उपज पैदा होती हो कि वह शहर में रहने वाले लोगों का पेट भर सके। शहर में लोग जो है वो घनी बस्तियों में रहते हैं। कहा जा सकता है कि जिस स्थान पर शहर का विकास होता है उस स्थान पर जमीन का प्राकृतिक स्वरूप उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए जो मेसोपोटामिया का शहर था उसका इस रूप में विकास होना इसका प्रमाण है कि भाई जो वो जगह थी मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र था, जो भूमि थी, वो उपजाऊ थी। नदियों का जो है एरिया था, वहाँ पर जो सिंचाई के लिए भी पानी जो है आसानी से मिल जाता था। जो पूर्वी क्षेत्र है वो हरा भरा क्षेत्र था मेसोपोटामिया का, और वहाँ पर वर्षा भी होती थी। तो इतने खाद्यान्न जो है वो उत्पन्न होते थे कि वहाँ के लोगों का जो है पेट जो है आसानी से वो भर सकते थे। तो इसलिए पहली कंडीशन यही है कि शहरीकरण के लिए जो भूमि है वो उर्वर होनी चाहिए। दूसरा है कि जल परिवहन। जल परिवहन के लिए अत्यंत उत्पादक क्षेत्र में कम आवश्यक दशा नहीं थी। प्रारंभिक काल में आरंभ में बोझा ढोने वाले पशुओं की पीठ पर लाद कर बैलगाड़ियों में भरकर शहरों में कृषि उत्पादों को ले जाना सरल नहीं था। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जब सामान को इधर से उधर ढोया जाता था तो कैसे ढोया जाता था? जो पशु हैं उनकी पीठ के ऊपर लाद कर बैलगाड़ियों में सामान भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। इन माध्यमों से जो परिवहन होता था उसमें टाइम भी लगता था और जो है खर्चा भी ज़्यादा होता था। इनकी अपेक्षा कर अब हम बात करें कांस्यकालीन सभ्यता में, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या हुआ कि जल परिवहन जो था वो खाद्यान्न एवं अन्य सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक सस्ता और सुरक्षित साधन था। जो दजला फरात नदियां थी उनका प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। सामान को नौकाओं में भरकर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। वो आसान भी था और सस्ता भी पड़ता था। खाद्यान्न एवं अन्य सामान को से भरी नौकाएं नदी की धारा के साथ चलती थी, यानी नदी का प्रवाह होता था उसके अकॉर्डिंग जो है वो नौका है वो चलती थी, तो आसानी से जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता था। उन पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता था, यानी कोई अलग से उनको ये नहीं कि भाई सड़कों का जो है जाल, आजकल हम देखते हैं कि सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जो ट्रेन है उनकी पटरियाँ बनानी पड़ती हैं ट्रेन के लिए, लेकिन जो नौकाएं चलती थी नदी में उनके लिए कुछ भी, वो पहले से ही नदी में पानी होता है उसी में नौका चलती है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा उनको नहीं करना पड़ता था।
मेसोपोटामिया में भी जलधाराएं छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच परिवहन के साधनों के रूप में कार्य करती थी। मेसोपोटामिया में भी जो नदियां थी उनका प्रयोग किया जाता था और नौकाओं को में भर कर जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। अब तीसरा जो है धातु और पत्थर की कमी। धातु और पत्थर की कमी ने तो मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण को बदल दिया। देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो मेसोपोटामिया की जगह थी, वहाँ पर क्या था, धातु और पत्थर की कमी थी। तो वो लोग क्या करते थे, दूसरी जगहों से मंगवाते थे, तुर्की से, ईरान से मंगवाते थे। उन्नत व्यापार की अवस्था शहरीकरण का महत्वपूर्ण कारण है। अब जब शहरीकरण होगा, जहाँ शहर होंगे वहाँ पर व्यापार भी किया जाएगा। तो व्यापार में क्या होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह से हम सामान मंगवाते हैं, बेचते हैं अपना माल। इसके अतिरिक्त व्यापार के द्वारा नगरों में बनने वाला जो माल है वो गांव तक पहुंचता है और गांव से कच्चा माल खरीद कर लाते हैं। जैसे मान लो शहरों में जो है कपड़े की फैक्ट्री है, तो उसके लिए हम क्या, कपड़े की फैक्ट्री में हमें कच्चा माल क्या चाहिए, कपास चाहिए। वो कपास हमें कहाँ से मिलेगी, गांव से मिलेगी। तो गांव से हम कपास लेके आएंगे और तैयार माल यानी कपड़ा जो है हम गांव तक पहुंचाएंगे। मेसोपोटामिया जो है वो खाद्य संसाधनों की दृष्टि से संपन्न था, किंतु वहाँ खनिज पदार्थों की कमी थी। देखिए, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पर क्या था कि खाद्य संसाधन तो बहुत थे, यानी भूमि में जो है उपजाऊपन था, वहाँ खेती बहुत होती थी, हरा भरा क्षेत्र था, लेकिन वहाँ खनिज पदार्थ जो है वो कम मिलते थे। अब कम खनिज पदार्थों की कमी है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से खनिज पदार्थ जो है वो आयात करने पड़ेंगे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए अच्छे पत्थरों तथा गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। जो दक्षिण मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वो रेगिस्तानी क्षेत्र, आप कह सकते हैं कि वो रेगिस्तान का एरिया था। तो वहाँ पर क्या था कि जो औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए पत्थर चाहिए, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए जो है उनको अच्छी लकड़ी नहीं वहाँ पर मिलती थी, उसका अभाव था। इसी तरह औजार, बर्तन, आभूषण बनाने के लिए अच्छी धातु भी जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। तो ये वस्तुएं उनको कहाँ से मिलेंगी, ये वस्तुएं मिलेंगी उनको व्यापार से। मेसोपोटामिया में अच्छी लकड़ी, तांबा, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ कहाँ से लाए जाते थे, तुर्की, ईरान और खाड़ी देशों से आयात करने पड़ते थे उनको। जब कोई चीज़ जो है स्थानीय तौर पर नहीं मिलेगी तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो इस तरह से जो है शहरीकरण का वहाँ पर विकास हुआ। अब शहरीकरण के बाद जो दशाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन सी हैं। पहला है श्रम विभाजन। देखिए, कोई जगह जहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो वहाँ पर काम करने के लिए हमें मजदूरों की, कारीगरों की ज़रूरत होगी। तो जो श्रम है, श्रम मतलब जो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग काम करते हैं, वो कहाँ से आएगा, वो दूसरी जगह से, गांव से भी आएंगे बहुत सारे लोग शहरों में काम करने के लिए। नगरीय जीवन और लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव होता है जब अनेक लोग विभिन्न गैर उत्पादक रोजगार जैसे धातु कर्म, मोहर, नक्काशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि में लगे हुए हों। ये तो है नहीं कि सिर्फ जो है खाद्यान्न ही वहाँ पर उत्पन्न होते हैं, बल्कि शहरों में क्या है, धातु का भी काम किया जाता है, मोहरें बनाई जाती थी उस समय पर, नक्काशी का काम किया जाता था, प्रशासन था, मंदिर सेवा, बहुत सारे काम जो है शहरों में करते हैं लोग। शहर के विनिर्माताओं को अपने अपने उद्योगों के लिए ईंधन, धातु, अनेक प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता होती है। इन्हें एक ही स्थान पर प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होता जहाँ मान लो हमने कोई उद्योग स्थापित किया और उसके लिए सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, और ना ही ऐसे व्यक्ति एक जगह पर मिलेंगे कि हर तरह का काम करने वाले, कि भाई धातु का काम करने वाले लोग भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, पत्थर का काम करने वाले भी नहीं। बहुत सारी जो काम करने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आसपास के क्षेत्रों से, दूसरी जगहों से वहाँ पर आकर काम करेंगे। सभी प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में कुशल नहीं हो सकता कोई भी एक व्यक्ति। अतः औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास में श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण जो है वो योगदान है। इसलिए जहाँ पर भी उद्योग स्थापित होंगे, जहाँ पर भी व्यापार होगा, वहाँ श्रम विभाजन जरूर होगा। जो श्रमिक हैं वो अलग अलग जगहों से आएंगे और अपना काम करेंगे। अगला हम देखते हैं, जब शहरीकरण का विकास होता है तो जो मुद्रा है, यानी मुद्रा जो अब हम देखते हैं कि पैसे का लेन देन करते हैं, जब व्यापार करते हैं तो किसी से कुछ सामान खरीदते हैं तो बदले में हम पैसे देते हैं। और बहुत पहले तो क्या चलता था कि सामान के बदले क्या दिया जाता था, सामान ही दिया जाता था। शहरीकरण के विकास के कारण मुद्राओं के प्रचलन को भी बल मिला। निस्संदेह मुद्राओं के प्रचलन ने साहूकारों, विभिन्न व्यवसायों, व्यापार
और सरकार के काम को सरल बना दिया। पहले क्या होता था कि अगर किसी से कुछ सामान खरीदना है, मान लो हमें गांव में जो है तैयार माल बेचना है, हमने कपड़ा बनाया उसको गांव में बेचना है, तो हम क्या करते थे, उसके बदले वहाँ से कच्चा माल खरीदते थे। अब क्या किया जाता है कि भाई कपड़ा बेचना है, हमने कपड़ा बेचा, उसके बदले हमने पैसे ले लिए। तो अब जो है काम जो है वो सरल हो गया है, आसान हो गया। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में शहरों में लेन देन वो अवैयक्तिक रूप से होता था। जिन लोगों से लेन देन होता था वे सामान्यतः एक दूसरे से अपरिचित होते थे। भाई जो है सामान बेचना होता था तो आपस में जो है एक दूसरे को लोग जानते नहीं थे। अतः संदेशों, दस्तावेजों और सामान के गट्ठरों को भेजते समय मोहर लगाना अनिवार्य समझा जाता था। क्या किया जाता था कि सामान जो है बेचना होता था तो हमें क्या करते, तो वो लोग क्या करते थे कि जो भी सामान का गट्ठर है, थैला है, उसके ऊपर वो मोहर लगाते थे। मोहर कैसे लगाते थे, वो गीली मिट्टी उसके ऊपर, जो थैला है उसके मुंह के ऊपर गीली मिट्टी बांध देते थे, उसके ऊपर जो अब हम जिसको स्टैम्प बोलते हैं वो लोग मोहर बोलते थे, उस मोहर की छाप उस पर लगा देते थे। तो जब सामान जहाँ पर पहुँचता था तो अगर वो जो मोहर है वो सलामत है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई, वो टूटी फूटी नहीं है, तो सामान भेजने वाले और सामान जिसके पास पहुंचता है दोनों को ये तसल्ली हो जाती थी कि भाई रास्ते में सामान को जो है किसी ने खोला नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो इस तरह से वो मोहरों का प्रयोग करते थे। राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। अब जो राजा है, जो कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो शहर है या कोई भी जो है सभ्यता है या समाज है, वहाँ पर कोई ना कोई कुशल प्रशासन जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो उस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करेगा। तो उस समय में कौन होते थे? राजा होते थे, जो पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राजाओं की सैन्य शक्ति की आधारशिला रखी। हम जानते हैं कि शहरीकरण और औद्योगिकरण तथा व्यापारिक विकास में घनिष्ठ संबंध है। देखिए, शहरीकरण होगा तो उद्योग जो है वो भी स्थापित होंगे, व्यापार भी किया जाएगा। व्यापार के विकास के लिए शांति और सुरक्षा अति आवश्यक है। अब जो है इतनी सारी गतिविधियां किसी जगह पर हो रही हैं तो शांति की व्यवस्था जो है वो बनाए रखनी आवश्यक है, और जो लोग हैं उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। लोगों को ये तसल्ली होनी चाहिए कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो जो है हमारा व्यापार है वो सुरक्षित तरीके से हम उस क्षेत्र में कर सकते हैं। मान लो कोई किसी जगह पर सामान लेके जाता है और उसको पता है कि जाते ही वहाँ पर जो है उसका सामान लूट लिया जाएगा। जैसे पहले के टाइम में लुटेरे होते थे, वो सामान लूट लेते थे, तो ऐसी जगह पर दोबारा कौन जाएगा सामान लेके बेचने के लिए? कोई नहीं जाएगा। तो वहाँ पर एक कुशल प्रशासन व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जो लोगों को सुरक्षा की जो है तसल्ली दे सके। और वो कौन होगा? वो करते थे वहाँ के राजा, जो किसी शक्तिशाली केंद्र द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। यानी कोई ना कोई तो ऐसी व्यक्ति होगा शक्तिशाली केंद्र में जो इस पूरी सुरक्षा का जिम्मा लेता होगा। अतः कुशल एवं शक्तिशाली शासकों का भी इसी समय में उदय हुआ। तो शहरीकरण के फलस्वरूप ही जो शासक थे, जो राजा थे, उनका उदय हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, पर उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।